बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा शहर से एक और वीलाग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। मेरे साथ मौजूद हैं सोहेल रशीद साहब। इनसे पूछेंगे सोहेल रशीद साहब, ये जो मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन का ट्रायल हो रहा है, सिविलियन के ट्रायल के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस की समाअत हो रही है, आज ये विंटर की छुट्टियों के बाद से शुरू हुई थी और आज दूसरा हफ्ता ये लगातार इसकी समाअतें हो रही हैं। ख्वाजा हारिस साहब अपने दलाइल जो है वो जारी रखे हुए हैं, अभी तक उनके दलाइल कंप्लीट नहीं हुए, इसके बाद भी दलाइल होंगे। कब तक इसका फैसला मुतवक्को है? फिर मुझे ये बताएं सोहेल साहब कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस आइनी बेंच के सामने 26वीं आइनी तरमीम का मामला भी है, फिर उसके बाद वो 8 फरवरी का मैंडेट का भी केस लगा हुआ है, लापता अफराद का केस। ये कहा तो ये गया था छुट्टियां ख़त्म होने से कबल के हम इसको जल्द जो है वो कंक्लूड करेंगे, ख़त्म करेंगे, तो ये एक लंबा सिलसिला हो गया। उस दिन भी फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा जी कि ख्वाजा साहब जो है वो टेस्ट मैच की तरह चलते हैं और बड़ा लंबा अरसा लेते हैं, तो ये क्या लग रहा है आपको? देखिए राय साहब, टेस्ट मैच तो रोज जो है ना 90 ओवर का खेल होता है। यहाँ पे तो ये लगता है कि सुबह एक नेट है और उसमें प्रैक्टिस हुई और काम खत्म। ठीक है, अगर क्रिकेट की टर्म पे जाना है तो वैसे तो ये अदालत है, इसके बारे में ऐसी टर्मिनोलॉजीज नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। अच्छा, आईनी बेंच ने टाइम रखा हुआ है सुबह 9:30 से 11 का जी, 1.5 घंटा, टोटल 1.5 घंटा। आईनी बेंच की तश्कील से पहले सुप्रीम कोर्ट में ये रिवायत थी कि जितने आईनी मुकदमात थे सुबह रेगुलर केसेस की समाअत होती थी, फिर ये स्पेशल बेंच या इस तरह की जो चीज़ें वो 11:30 बजे, जब 11 से 11:30 का वक्फा होता है ना, तो वक्फे के बाद बैठते थे और फिर उनके पास टाइम जो है ना महदूद नहीं होता था, वो उसमें कई घंटे भी समाअत कर लेते थे। मतलब आप 3-4 बजे तक भी जारी रख सकते हैं, या कम अज कम 2:30-3 बजे तक तो कहीं नहीं गया। यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रातों को भी समाअत 12 बजे तक समाअत होती रही जी। वो हो गया। अब उसमें यह होता था कि अगर वैसी समातें मिलती ना तो ख्वाजा हारिस एक आधे दिन में या 2 दिन में अपने दलाइल मुकम्मल कर लेते। बीच में आप सवालात भी आ जाते हैं अदालत के, और आधे से ज्यादा वक्त जो है वो तो जजेस अपने ऑब्जर्वेशन और रिमार्क्स लेने हैं ना जी। इतना अहम इशू है तो उसमें हमने ये तो नहीं देखना ना कि कितनी जल्दी फैसला हुआ। ये कोई फ्लाई ओवर नहीं बन रहा शहबाज शरीफ का कि इसमें जी 15 दिन में बना दे हैं। ये आईनी मामला है, इसके फैसले हो रहे हैं। ठीक है, ठीक। इधर एक बना है अभी सरीना चौक के सामने, और एक साइड से खाली आने जाने की तो ट्रैफिक खोल के तो इफ्तिताह हो गया जी, ऐसे इतने दिन से बना दी था। बाकी जड़ी उसने लिंक कर दिया, बाकी 3-4 लाइन वो फिर बाद में सीधे करते रहे। आईजेपी पे स्पीड लगी, आईजेपी पे स्पीड लगी, और आपको पता है आईजेपी में वो जो कैरेज फैक्ट्री के सामने वाला पुल था, फिर वो इफ्तिताह हो गया और उसके बाद पता चला जी पुल के मामला थोड़ी सी ना बना हुआ था, लेकिन इफ्तिताह जिसकी बात आप कर रहे हैं वो F8 के सामने हुआ है। ये तो सरीना वाला तो मैं आज बड़ा घूम के मुझे दोबारा 0 पॉइंट जाना पड़ा, वहां से मैं फिर ऊपर आया। चलें, खैर ये हमारा जो है ना मौजू नहीं है जी। फ्लाईओवर बनाएं, अच्छा है, स्पीड से बनने चाहिए, तरक्याती काम जितने जल्दी हो बेहतर है। लेकिन यह है कि ये कोई तरक्याती काम तो नहीं हो रहा ना, ये तो आईनी बेंच है और इसने एक नुक्ता तय करना है। और आपके इल्म में है कि कुछ दिन पहले मतीउल्लाह जान साहब ने 27 साल पुरानी एक अखबार की कटिंग शेयर की, जो उनकी अपनी स्टोरी थी, खबर थी उनकी, अंग्रेजी अखबार में लगी हुई, और तब भी सुप्रीम कोर्ट में यही क्वेश्चन था कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो सकता है या नहीं और ज्यूरिसडिक्शन क्या होगी। तो यार सुप्रीम कोर्ट हो ना, सुप्रीम आपके नाम में आता है, सुप्रीम कोर्ट से एक बार जो नुक्ता तय हो जाए उस पर फुल स्टॉप लगना चाहिए। ठीक है, उसमें फिर रास्ते नहीं तलाश करने चाहिए। तो 27 साल से आपने नहीं रास्ता तलाश किया तो मेहरबानी करें, आप दिन ना लें, आप हफ्ता ना लें। आप लोगों को जो है ना मसला नहीं रहा, लोगों का ट्रायल हो गया, वो चले गए जेलों में, जिनका पहले कहा जाता था कि मिलिट्री कस्टडी में आप नहीं है। इस बार इसको ऐसा तय करें कि फ्यूचर में ये क्वेश्चन दोबारा आपके पास नहीं। ये कैसी सुप्रीम कोर्ट है कि ये हुक्म देती है जी कि आप पहले कहती है कि आप इनका ट्रायल करें, सजाएं ना सुनाएं, फिर ये कहती है कि सजा सुना दें लेकिन जेलों में मुतकिल कर दें, फिर केस में मुद्दा उठाती है कि ट्रायल होगा। ये कैसा सुप्रीम कोर्ट है यार? मैं तो इस रास्ते निकाले जाते हैं ना, मैं वो कहता हूँ रास्ते निकाले जाते हैं ना। ट्रायल लंबा चला तो अब उन मुलजमान के हकूक के नाम पर उनको ना मतलब कहा गया कि ठीक है इन्होंने सजा सुना दो, वो सजा सुन के तो जेल चले गए। ये उनका कम अज कम मिनिमम, क्योंकि क्वेश्चन ये उठ रहा था कि
मिलिट्री कस्टडी में जो लोग हैं ना, वो जो आम कस्टडी में होते हैं उनका तो रिमांड खत्म होता है, वो जेल चले जाते हैं ना, जी, जमानत अप्लाई करते हैं कुछ भी। इन लोगों के ट्रायल कंक्लूड नहीं हो रहे थे और वो एक किस्म के फिजिकल रिमांड पर जिस तरह होता है बंदा, वही मामला था ना, और साल डेढ़ हो गया। तो उन्हें कहा गया जी कि कम अज़ कम ये जेल जाएं और अपनी अपीलें वगैरह करें और फिर अगर बेल बनती है उस तरफ जाएं, तो इसलिए इनके फैसले सुनाए और वो फैसले सुनाने की गुंजाइश छोड़ी गई, तो वो फैसले सुना दिए गए। अब तो सिर्फ एक कानूनी नुक्ते की बात रह गई हुई है कि सिविलियन का ट्रायल हो सकता है या नहीं, और अगर हो सकता है तो किस कैटेगरी में हो सकता है। फिर दो चीज़ें जो है ना इसमें अलग अलग चीज़ें हो रही हैं, दो एस्पेक्ट हो रहे हैं जो सवाल अदालत समझना चाह रही है। वो ये कि एक तो माजी में जो बड़े बड़े अटैक्स हुए, GHQ हमला, एयरबेस हमला कराची का, ठीक है जी, हाईजैकिंग केस, ठीक है, उसमें भी आर्मी चीफ का जहाज मोड़ा जा रहा था, तो उनमें और 9 मई के ऑफेंसेस में क्या फ़र्क है कि उनको अगर वहाँ पे आपने सिविलियन कोर्ट में रखा है तो 9 मई वालों ने उनसे क्या अलग किया है कि इनको आप उधर लेके गए। फिर दूसरा एस्पेक्ट 9 मई के मुलजमान के अंदर एक अलग जो कैटेगरीज बनाई गई हैं, उसका एक अंदर बिल्कुल ऐसा ही है कि 5000 से ज्यादा आपने एडिशनल अटॉर्नी जनरल 105 लोगों को मुलजमान है, 5000 से ज्यादा मुलजमान है, जी जी, 35 FIR सिर्फ 105 को वहां ले जाया गया। तो FIR तो इन सारों के ऊपर एक दी गई जी, ATA के दफात उसमें लगी, दहशतगर्दी की लगी, दहशतगर्दी की, तो उसका फोरम भी जब मौजूद था इंसानी दहशतगर्दी अदालत, तो फिर इन 105 को वो रीजंस क्या हैं वो हमें तहरीरी तौर पे बताएं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया जी कि जिन लोगों की प्रेजेंस वहाँ पर मौजूद थी, जो फिजिकली वहाँ मौजूद थे, चाहे उनको हमने लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये सवाल भी उठाया गया ना कि कुछ लोगों को जिम्मे में डाला गया। देखिए ना, कोर्ट ये मांग रही है कि आखिर जिस ATC जज ने इनकी कस्टडी दी उसने कोई ऑर्डर जारी किया होगा, सेशन जज ने कोई ऑर्डर जारी किया होगा ना, स्पीकिंग ऑर्डर। एक तो होता है ऑर्डर जी की ये दरखास्त है और मैंने अलो कर दी, स्पीकिंग ऑर्डर होता है उसमें रीजंस दी जाती हैं कि अच्छा जी ये इस FIR नंबर 36 में मेरे पास 32 मुलजमान नामजद हैं, उनमें से 32 के ऊपर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की फलां दफ़ा लगी हुई है, लेकिन उन्हीं 32 में से 18 जो है ना मुझसे मांगे जा रहे हैं कि इनको मिलिट्री कस्टडी में भेज दें। तो मैंने दलाइल सुने, मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि इन 18 का केस उनसे इन कानूनी नुकात के ऊपर डिफरेंट है, तब मैं इनकी कस्टडी दे रहा हूँ। वो आता है स्पीकिंग ऑर्डर। तो वो मांग रहे हैं जी कि स्पीकिंग ऑर्डर दे हमें कि इनकी कस्टडी कैसे दी गई। अब देखते हैं वो स्पीकिंग ऑर्डर आता है या नहीं आता। तो ये तो केस की ये चीज़ें, लेकिन असल में तय ये होना है कि जो दफात कलअदम करार दी गई हैं आर्मी एक्ट की, वो बहाल होनी है या नहीं होनी, क्योंकि उस पे जो एक बड़ा संगीन मसला सामने आ रहा है वो है कुलभूषण यादव जैसे केसेस का, जो अदालत ने पूछा तो अगरचे ख्वाजा हारिस ने तो पूरे कॉन्फिडेंस से नहीं कहा कि उसका ट्रायल नहीं चलेगा, लेकिन एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इंतहाई कॉन्फिडेंस से कहा कि वो अगर कलअदम रही तो कुलभूषण के केसेस भी यहाँ नहीं चल सकते। तो दफात की बहाली एक दूसरा क्वेश्चन है। ख्वाजा हारिस साहब के दलाइल मुकम्मल होते हैं तो उसके बाद फिर अटॉर्नी जनरल साहब आएंगे। देखें, इसमें ख्वाजा हारिस साहब के ऊपर ही रिलायंस है अटॉर्नी जनरल का। अटॉर्नी जनरल ने इसमें बहस का आगाज़ किया था, ठीक, और उन्होंने कहा था कि इसमें बुनियादी चीज़ ये है, लेकिन इस पे जो मेरिट्स पे वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस दलाइल देंगे। तो अटॉर्नी जनरल इसके ऊपर, क्योंकि अपील वजारत दिफा किया और उन्होंने इतना तगड़ा वकील किया, उसके बाद अटॉर्नी जनरल इस पे कोई अदालत का क्वेश्चन हुआ क्या एक्सपेक्टेड है कि कब तक इसका फैसला जो है ना? देखें, इसमें अगर डेली सुनेंगे तो एक हफ्ता और लगेगा। ख्वाजा हारिस चले 1 दिन 2 दिन और ले लें, उसके बाद क्या है, सलमान अकरम राजा ने बहुत टाइम नहीं लेना, मेरा ख्याल है उन्होंने 1 दिन में दलाइल देने, ठीक है। वो एक फरीक के वकील हैं किसी अक्यूज के, एतजाज एहसन के वकील सरदार लतीफ़ खोसा हैं। फैसल सिद्दीकी इसमें टाइम लेंगे, जाद ख्वाजा साहब के वकील भी हैं, जाद ख्वाजा के वकील टाइम लेंगे, फैसल सिद्दीकी और जाद ख्वाजा के वकील बेसिकली टाइम लेंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि इस हफ्ते मुतवक्को है कि फैसला आ जाएगा। 4-5 समातें अगर ये 1.5 घंटे की करनी है तो इस पे लगनी है। दूसरा ये बताइए सोहेल साहब कि इस समातों के बाद क्या लग रहा है आपको कि जो इंतखाबात के हवाले से जो यहाँ पर बहुत सारी अमल कहा गया था कि उस पर फौरी दरख्वास्त समात के लिए की गई थी, लेकिन वो इस वजह से वो समात उसकी नहीं हो सकी, और बिलखुसूस 26वीं आईनी तरमीम वाले मामले पे, पहले इंतखाबात वाले पे हैं, उससे कोई ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं। उसमें अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरी संजीदगी से उस केस को परसू नहीं किया, ठीक है। अगर अब उन्होंने एतराज़ात पे जो है ना ये जवाब जमा करवाया हुआ है कि एतराज़ात कलअदम करा दिए जाए और केस प्रॉपर सुना जाए।
اس میں اب ایک درخواست ہے شیر افضل خان مروت کی جو انہوں نے الیکشن کی فوری بعد جمع کروا دی 2 یا 3 دن کے بعد، اور انتہائی کنفیوز درخواست میری نظر میں، سوری مطلب ابھی زیر ریاض حنیف رائی ان کے وکیل تھے. کنفیوز درخواست اس لیے کہ آپ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی تشکیل کا عدم کرا دیں، بلکہ پورا الیکشن ہی انہوں نے کہا کہ کالا دم، الیکشن کا عدم کروائیں، چلو وہ ان کا حق ہے وہ کہیں لیکن الیکشن کمیشن پاکستان کی کس طرح وہ کالا دم کروا دینے کے لمبے مطلب وہ نہیں، انہوں نے کنفیوز کر دیا اسے تاکہ ایک ایسی درخواست جو کہ مطلب سمجھ ہی نہ آئے تو وہ اگر خارج ہو جاتی نا فوری. کیا سمجھتے ہیں کسی کے کہنے پر ہوا یہ؟ نہیں، کسی کے کہنے پر نہیں ہوا. شیر افضل مروت کی گفتگو آپ خود سن لیا کریں تو انہی کے کہنے پہ ہوا ہے. وہ انتہا پہ جاتے ہیں نا، انہیں لگا ہوگا کہ بھائی الیکشن بھی خراب ہوئے ہیں اور یہ الیکشن کمیشن بھی باقی نہیں رہنا چاہیے، اینو بھی اڑا دو، سارا کچھ وہ لے کر آ گئے اور فوری آ گئے تھے تب کہ یہ کریں. لیکن اس درخواست کو جب پڑھا تو سلمان اکرم راجہ نے اب تو شیر افضل مروت اب شیر افضل مروت اور سلمان اکرم راجہ کی آپ کی لڑائی کا پتہ چلے گا کہاں سے شروع ہے. سلمان اکرم راجہ نے اس پٹیشن کو ڈس آن کیا تھا، پھر عمران خان نے سائن کر کے الگ پٹیشن، یعنی عمران خان نے بھی اسے تو نہیں آن کیا، اس پہ رلائی تو نہیں کیا کیونکہ یہ پارٹی میں مشاورت کے بغیر انہوں نے دائر کر دی تھی. اب ریاض حنیف رائی صاحب ہمارے بڑے محترم دوست ہیں، وہ اس میں وکیل تھے. ٹھیک ہے، ریاض حنیف رائی صاحب کے بارے میں وہ ایسے وکیل ہیں کہ انہوں نے جب یہ اوپن کورٹ میں لگ گیا کیس تو جا کے اوپن کورٹ میں کہہ رہے تھے جی آبجیکشن کے خلاف ہے تو اس کو چیمبر میں رکھیں یا پھر ہمیں یہاں پہ میرٹ پہ آرگو کرنے دیں. چلیں خیر حامد خان اس میں وکیل بنے اور وہ اب حامد خان پہلے ڈھاکہ سے اب پاکستان میں موجود ہیں، کیس لگے گا تو وہ اس کے قابل سماعت ہونے پہ مطمئن کریں گے. لیکن اب جب کہ ٹریبیونلز چل پڑے ہوئے ہیں نا راجہ صاحب، تو یہ کوسچن بڑا کوسچن ہوگا ان کے سامنے کہ ٹریبیونل ہر حلقے کا کیس سن رہے ہیں تو ہم سپریم کورٹ ایسے میں کیوں انٹروین کریں، ویٹ کیوں کریں وہاں سے فیصلے آ جائیں. بالکل صحیح. تو اس پہ مطمئن کرنے کے لیے ان کو بہت تگڑا ایکٹیو وکیل چاہیے جو پروفیشنلی آ کے اس کو کنٹیسٹ کرے اور کورٹ کو کنونس کرنے کی کوشش کرے کہ نہیں اس کیس کو کم از کم نوٹس کر کے اس کو پینڈنگ کریں تاکہ نیچے کوئی میسج جائے اور فیصلے جلدی ہوں یا جو بھی. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. اس کے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو عام ایک مدعا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے، اس آئینی بینچ کے سامنے، جس پر جسٹس امین الدین خان نے اس وقت بڑا عام سوال اٹھایا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسے سنیں گے، اور پھر بالخصوص جسٹس جمال مندوخیل نے بھی کہا تھا جس میں پارلیمنٹ کی بات کی گئی کہ سپریم ہے، بعد میں انہوں نے کہا نہیں آئین سپریم ہے. میرے نزدیک انہوں نے کہا تھا ہمارے نزدیک اور تمام اداروں کے نزدیک تو آئین میں 26ویں ترمیم بھی شامل ہے. تو پھر آئین سپریم وہ بھی ہے یا آئین کا پریمبر بھی سپریم ہے جس میں کہتے ہیں کہ اختیارات میں تقسیم کا اصول لازمی ہوگا. یہ دیکھنا پڑے گا. لیکن یہ بتائیں مجھے کہ کیا لگتا ہے آپ کو کہ 1.5 درجن سے زائد اور بڑی اہم درخواست آپ کو پتہ ہے کہ جو دائر کی گئی تھی سلمان لاہور ہائی کورٹ بار کی طرف سے دائر ہوئی تھی نا، جس میں فل کورٹ بنانے کی استدعا کی گئی تھی، کیا سمجھتے ہیں فل کورٹ کی طرف معاملہ جا سکتا ہے؟ فل کورٹ کی طرف معاملہ جانے کے اوپر اب بڑا ڈیپینڈ ہے کیونکہ اگر درخواست یہ لگے گی اوپن کورٹ میں اور یہ اب جوڈیشل سائڈ پہ آرڈر میں ڈیسائیڈ ہوگی نا، ٹھیک ہے جی، تو جو وہ کمیٹی آئینی بینچ کی بنی ہوئی ہے یہ درخواست جو ہے نا یہ اگر اس کورٹ نے لگا لی اور یہ اس میں پھر دیکھنا ہوگا کہ جسٹس امین الدین خان کو اکثریت حاصل ہے یا نہیں، کیونکہ جسٹس جمال مندوخیل ووٹ دے چکے ہیں کہ سارے ججز آئینی بینچ میں ہونے چاہیے. تو دیکھتے ہیں کہ زیادہ اکثریت کس کے پاس جاتی ہے. اگر اکثریت یہ ڈکلیئر کر دے فل کورٹ والا فل کورٹ کے لیے معاملہ کہ جوڈیشل کمیشن کو ہم کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ تشکیل دو تو جوڈیشل کمیشن کے اوپر بھی بائنڈنگ ہو جائے گی. سپریم کورٹ کا آرڈر ہے آئینی بینچ کا نا، تو آرڈر کو تو فالو کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں اس لیے یہ درخواست اگر لگ گئی تو بہت ماحول جو ہے نا گرم ہوگا فل کورٹ کی طرف. اور پھر ایک چیز اور بھی، اگر یہ درخواست مسترد ہو گئی تو 184(3) کی درخواست میں انٹرا کورٹ اپیل کا آپشن ہے جس میں پھر یہ بینچ نہیں سنے گا. تو پھر کون بینچ سنے گا؟ بھائی اس کو لگانا پڑے گا. جس بینچ نے پورے ساتھ کے ساتھ آئینی بینچ کے ججز بیٹھ کے درخواست کو ڈسمس کرتے ہیں تو انٹرا کورٹ اپیل 184(3) میں گیون ہے، وہ دائر ہوگی اور پھر اس کے لیے ظاہر ہے نیا بینچ ہوگا. نیا بینچ وہ بھی آئینی بینچ ہوگا، نیا بینچ بنانا پڑے گا اور راستہ کوئی نہیں ہے. مطلب نیا آئینی بینچ بنانا پڑے گا، اس کا سربراہ بھی اور ہوگا، ممبر بھی اور ہوں گے، یہ نہیں ہوں گے. ہاں لیکن یہ مطلب نا مفروضہ ہے نا ابھی کہ یہ ہوا نہیں ہے، لیکن یہ درخواست آ گئی ہے تو یہ سوالات بھی آ گئے. یہ سوالات بھی آ گئے. اگر یہ مسترد ہو جاتی ہے، ریجیکٹ کر دی جاتی ہے تو نیا آئینی بینچ بنانا پڑے گا. اس کے لیے نیا آئینی سربراہ، ممبر بھی نئے بنانے پڑیں گے. بالکل، اور پھر وہ سنے گی، اور وہ سنے گی تو پھر وہ اس کو بیک بھی کر سکتی ہے. ایگزیکٹلی، بیک اسٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے. بالکل، سارا کچھ اختیار ہے جناب.
بہت شکریہ سہیل رشید صاحب، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ سارے معاملات پر جو ہے وہ ناظرین کو بتایا ہے۔ مجھے اور سہیل رشید صاحب کو دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔